रिकॉर्डिंग हाँ ऑन कर सर। दिया। तो लास्ट क्लास हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फ्लावर का खत्म किया था रिप्रोडक्शन। किसी को डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लेना, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना, हम फिर बता देगा, ऐसा नहीं कि हम समझाएगा नहीं दोबारा, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोस्ट डिफरेंट स्पीसीज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस नाउ लुक एट अ स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड, जो तुम लोग है, नेमली ह्यूमंस। तो ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, कैसे? तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जनरल पॉइंट से पढ़ता है। तो क्या बोला है? लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies changes as we become older. जैसे कि हम लोग छोटा से बड़ा होता है, यानी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का बॉडी में ग्रोथ होता है। हम लोग का बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है। उस ग्रोथ में हम लोग का हाइट बढ़ता है। तो आवर हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10। सो डू आवर वेट, हम लोग का वेट भी बढ़ता है। समटाइम्स टू मच, ओबेसिटी भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत स्लो रेट से बढ़ता है, ठीक है। वी ऑल्सो एक्वायर्ड न्यू टीथ, यानी कि मिल्क टीथ से हम लोग को परमानेंट टीथ भी मिल जाता है, कोई डाउट? ओके। दूध का दांत आता है, टूट जाता है, फिर परमानेंट दांत आता है, कोई डाउट? ओके। तो ये जो चेंजेस है, ऑल दीज चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम्स लार्जर, यानी कि इसको हम लोग जनरल ग्रोथ के अंदर लाता है। ये सब हम लोग का जनरल ग्रोथ है, कोई डाउट? ओके, क्लियर ना? क्या? हम लोग का हाइट बढ़ना, हम लोग का वेट बढ़ना, हम लोग का दांत का निकलना, टूटना, ग्रो होना, ये सब हम लोग का जनरल ग्रोथ के अंदर आता है, कोई डाउट? क्लियर? हाँ ठीक है। जो सेक्सुअल से कंप्लीटली अलग है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. तो कहने का मतलब है, जब कोई भी बच्चा लोग 10-11 साल का होता है, या चलो 9-10 साल का होता है, तब उनमें एक नया चेंजेस देखने को मिलता है जो कंप्लीटली अलग है, उसको हम लोग जनरल ग्रोथ के अंदर नहीं ला सकता। द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, हम लोग का बॉडी का अपीयरेंस चेंज होता है, प्रोपोर्शन चेंज होता है, नया नया फीचर्स आता है, जैसे कि बॉडी बॉडी में हेयर ग्रोथ होना, एंड सो डू न्यू सेंसेशंस। अब सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ये 2 मार्क में एग्जाम में आता है, नोट्स में लिखा है, टेंशन मतलब। तो कुछ कुछ जो चेंजेस है वो बॉयज बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन है, जैसे कि देखो, वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि हम लोग का आर्म पीट्स में, हम लोग का जेनिटल एरिया में, हम लोग का या और ये जेनिटल एरिया डार्कर भी हो जाता है इन कलर। तो ये सब हो गया कॉमन चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि हम लोग का आर्म पीट्स और हम लोग का जेनिटल एरिया में हेयर आ जाता है, वो सब डार्कर भी हो जाता है, डार्क कलर का भी हो जाता है। तो ये हो गया कॉमन चेंजेस। और कुछ कुछ चेंजेस है जो अलग होता है, वो भी देखने को मिलेगा। देखो, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, इवन हम लोग का पाव और हाथ में भी हल्का हल्का एयर रहता है, हम लोग का स्किन ऑयली हो जाता है, फिर हम लोग का चेहरा में पिंपल्स भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चेंजेस क्या कॉमन है, जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में होता है, कोई डाउट? ठीक है। ठीक है। अब कुछ कुछ चेंजेस है जो गर्ल्स और बॉयज में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है विद द डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स, निपल्स का कलर डार्क हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है अराउंड 10 साल का एज में। वहीं बॉयज बिगिन टू हैव न्यू ठीक हेयर ग्रोथ, हम लोग का बियर्ड आना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग का वॉइस थोड़ा आवाज मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम लोग का वॉइस क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं गर्ल्स का वॉइस थोड़ा सा पतला रहता है। फर्दर, पेनिस ऑल्सो ओकेशनल बिगिंस टू बिकम एनलार्ज, पेनिस भी एनलार्ज होता है और इधर इरेक्ट भी हो जाता है इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। तो ये है अलग अलग चेंजेस, 2 मार्क, और कभी कभी दोनों मिला के भी 2 मार्क आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट वाइज लिखने से चलेगा, ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिखना है, कोई डाउट? क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। तो ये डालने से ज़्यादा चांस है हाँ केस स्टडीज में ही डालेगा। ठीक है। मैं नोट्स में भी दिखा रहा हूँ, ये देखो, सेट्स ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली टीनेज। तो जो कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हम पॉइंट में लिख ही दिया, और जो अलग है उसको शायद पैराग्राफ में लिखा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, पॉइंट में भी लिख सकता है, ठीक है। कोई डाउट? भाई। ठीक है, ओके चलो, फिर देखो। नाउ, ऑल ऑफ दीज चेंजेस दैट टेक प्लेस स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो कहने का मतलब है, ये जो चेंजेस आ रहा है ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये एक लंबा पीरियड में होता है, 10 साल से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 तक सर। तो एक लंबा पीरियड में ये चेंजेस आता है।
और ऐसा भी नहीं जो हर पर्सन में सेम एज में आता है। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन, तो किसी का 15 एज में भी होता है, किसी का 12 साल का एज में भी होता है, किसी का 10 साल का एज में भी होता है। और आज का जो टीन है उसमें कम से कम 8 से 9 साल में भी हो रहा है, अर्ली टीन एज में भी हो रहा है। कोई डाउट? एवरेज एज 10 से 12 साल है, पर आजकल 8 से 9 में भी हो रहा है। तो ये हर गर्ल्स में अलग अलग एज में स्टार्ट होता है। कोई डाउट? सिमिलरली बॉयज का बियर्ड, किसी किसी का 13-14 साल में बियर्ड आना स्टार्ट होता है, किसी किसी का 18 साल के बाद भी आना स्टार्ट होता है। कोई डाउट? क्लियर? ओके। किसी किसी का एक बार में थिक हेयर आ जाता है, किसी किसी का थीन हेयर आता है, माने बहुत थोड़ा थोड़ा हेयर आता है, स्कैटर होता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ ठीक है। तो वही बोला, फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर्स एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट, और बाद में धीरे धीरे ग्रो होता है और यूनिफॉर्म होता है। Even so, all these changes show differences between people, just as we have different shape nose and finger। यानी हम लोग का जैसे नाक का शेप अलग होता है, फिंगर्स का शेप होता है, वैसे ही हेयर ग्रोथ अलग होता है। साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट एंड पेनिस भी अलग होता है, यानी हर एक का पेनिस का साइज शेप या ब्रेस्ट का साइज शेप अलग होता है। एंड ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि यही सब चेंजेस दिखाता है जो हम लोग का बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल म्यूटेशन? देखो, वी हैव टॉक अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल गेमेट एक सेल चाहिए और एक फीमेल गेमेट सेल चाहिए, है ना? तो वो स्पेशलाइज्ड सेल को डेवलप करने के लिए ये सब चेंजेस लाना जरूरी है। कोई डाउट? समझ रहा है? ओके। सो ह्यूमन बींग्स सर एक आल्सो बार डेवलप, रिपीट करना सर। हम बोल रहे सर हैं, नेटवर्क इशू हो गया है। हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल गेमेट सेल चाहिए और फीमेल गेमेट सेल चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ तो मेल गेमेट सेल या फीमेल गेमेट सेल के लिए एक स्पेशल टिश्यू चाहिए, तो स्पेशल टिश्यू को डेवलप करने के लिए ये सब चेंजेस लाना जरूरी है। कोई डाउट? नहीं। अब देखो, ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस। हाउएवर, while the body of the individual is growing to its adult size, the resource of the body are mainly directed at achieving this growth। कहने का मतलब यही है, देखो तुम देख सकते हो जब से जन्म हुआ है तब से लेकर 10 साल तक तुम बहुत तेजी से ग्रो होता है या ना? तुम देखिएगा 2-3 महीने का बच्चा भी काफी ज्यादा लंबा लगने लगता है जन्म के मुकाबले। एक बच्चा जन्म हुआ उसको 1 साल बाद देखो ऐसा लगता है काफी लंबा हो गया, हाँ या ना? बट जैसे 8-9 साल 10 साल तक पहुंच जाता है और हम लोग का क्या बोलता है सेक्सुअल मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, तो हम लोग का बॉडी का ज्यादातर एनर्जी हम लोग का इस सेक्सुअल मैच्योरेशन में यूज होता है। ओके। यानी हम लोग का जो जनरल ग्रोथ होता है वो उसका रेट स्लो हो जाता है थोड़ा। हम लोग का जो जनरल बॉडी ग्रोथ है उसका रेट स्लो हो जाता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होना स्टार्ट होता है। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? तो इसी पीरियड को बोलता है प्यूबर्टी, यानी जब तुमको मतलब लड़के लोग को मेंस्ट्रुएशन हिट करता है और हम लोग का लाइक हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है, वही सब पेनिस इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वही सब। तो इस पीरियड को बोलता है प्यूबर्टी। कोई डाउट? ओके। क्लियर? तो देखो हाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी इज टर्म्ड एज प्यूबर्टी। कोई डाउट? आगे बढ़े। नहीं सर। हाँ सो अब जो भी हम लोग बात किया ये कैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से लिंक्ड है, तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को मालूम है कि मेल का तरफ से आएगा मेल जर्म सेल और फीमेल की तरफ से क्या आएगा? फीमेल जर्म सेल। ठीक है। नाउ we must remember that the sexual mode of reproduction means the germ cells from two individuals have to join together, यानी कि मेल जर्म सेल को फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा। ओके। and this can happen by external release of germ cells from the bodies of individual as happen in flowering plants। यानी कि वही बोला जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हुआ था, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ और वो पोलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंचा, हाँ या ना? ओके। बट ह्यूमन में तो वैसा नहीं होगा। तो ह्यूमन में क्या होता है, और इट कैन हैपेंस by the two individuals joining their bodies together for the internal transfer of germ cell। यानी फ्लावर में एक्सटर्नल ट्रांसफर हुआ था और ह्यूमंस में इंटरनल ट्रांसफर होता है। कोई डाउट? यानी कि बाय मेटिंग। ओके। चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, बाय मेटिंग इंटरनल ट्रांसफर होता है, मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल तक पहुंचाया जाता है। कोई डाउट? नहीं।
तो वही इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेटिंग बोलता है, इंटरकोर्स भी बोल सकता है, मेटिंग भी बोल सकता है, दोनों टर्म सेम है। द स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय द अदर इंडिविजुअल। एक मिनट देख लेता हूँ। ओके, तो वही बोल रहा है, तो ड्यूरिंग मेटिंग ऑब्वियस सा बात है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे एनिमल का केस में बोल रहा है, तो मेल को या फीमेल को पता चल जाता है कब मीटिंग करना है कब नहीं करता है, या मेल को भी रियलाइज हो जाता है कब मीटिंग करना है कब नहीं करता है। तुम डिस्कवरी देखोगा, मैं एक बताता है, मान लो कभी कोई अगर फीमेल एलिफेंट मीटिंग के लिए तैयार है, हाँ, तो वो लोग अपना एक अलग साउंड रिलीज करता है या फिर स्मेल रिलीज करता है, जिससे आसपास का मेल एलिफेंट को पता चल जाता है फीमेल एलिफेंट मीटिंग के लिए तैयार है। अब अवश्य बात है, आसपास क्या एक ही मेल एलिफेंट होगा? नहीं, अच्छा खासा होगा। तो अगर सारा मेल एलिफेंट आ जाता है, तो उन मेल एलिफेंट का बीच में लड़ाई होता है, और जो जीतेगा उसी को फीमेल के साथ मीट करने का मौका मिलेगा। तो ये जंगलों में अक्सर ऐसा होता है, मतलब तुमको स्ट्रॉन्ग, सर अपने वैसे आप को स्ट्रॉन्ग एलिफेंट बहुत साबित करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल है। डिस्कवरी देखा करो, डिस्कवरी में ये सब बहुत आता है, हम बचपन में देखा था ये चीज, हमको याद है अभी भी। बोलो क्या बोल रहा है? सर वैसे एलिफेंट बहुत बढ़िया बनाया। अरे वो तो बॉक्स बनाया है मान जाओ, और क्या। तो कहने का मतलब वही है, तो वो सब चेंजेस आता है, जो एक सिग्नल होता है जहाँ ये लड़का या ये लड़की अभी सेक्सुअल के क्या बोलते हैं मीटिंग के लिए तैयार है, मतलब उसका बॉडी तैयार है, कहने का मतलब ये है। कैसे पता चलेगा कि किस कोई लड़का या कोई लड़की तैयार है, वैसे कहने का मतलब ये। तो ये सब सिग्नल्स है जहाँ अब ये तैयार है, कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, ऑन द अदर हैंड हाँ, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट। तो मेल में क्या होता है, पेनिस, जो कि इरेक्ट होता ही है, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो जब एक फर्टिलाइज हो जाता है, उसका 9 महीना तक बेबी इनसाइड रहता है इन केस ऑफ ह्यूमन, उस 9 महीना में बेबी ग्रो होता है और फाइनली बेबी हो जाता है, कोई डाउट? अच्छा, इस 9 महीना के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होता है और ब्रेस्ट भी डेवलप होता है। ओके, ब्रेस्ट से बच्चा को दूध दिया जाता है, तो वो सब भी डेवलप होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, बहुत कुछ है। ओके, कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ें। हाँ, अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हालांकि ये डायग्राम कभी बनाने दिया नहीं है, पर लेबलिंग के लिए आया है, तुमको एग्जाम में डायग्राम दे देगा, तुमको लेबल करना पड़ेगा, तो लेबलिंग के हिसाब से इसको याद रखना, ठीक है। ओके, एक सेकंड, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा बस। किसी को कहीं डाउट हो तो हमको स्टॉप कर देना, पूछ लेना, ठीक है। क्या हुआ? अरे पीडीएफ हैंग हो गया। हाँ, आ गया। किसी को डाउट होता तो इमीडिएटली पूछ लेना। अब देखो, ये जो यूरेटर है, बताओ तो ये किससे कनेक्टेड है, किसको पता है? कितने? सर किडनी से। किडनी, वेरी गुड। तो यानी कि इसमें क्या आता है, यूरिन आता है, कोई डाउट? और यही वो ब्लैडर है, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, कोई डाउट? याद है? ओके, हाँ, अब तुम देखो, वो हाँ यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला है ना, हाँ और यूरेथ्रा जाके देख सकता है पूरा पेनिस तक कनेक्टेड है, यानी कि इस लॉन्ग ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा, कोई डाउट? ये जो लॉन्ग ट्यूब है, इस लॉन्ग ट्यूब को बोलता है यूरेथ्रा, जिससे यूरिन पास होता है एंड फाइनली रिलीज होता है, कोई डाउट? क्लियर? नहीं। ठीक है। हाँ और ये यूरेटर, अच्छा, ये जो तीन चीज है देखो, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स, हाँ। तो ये दो क्या करता है, इस यूरेथ्रा में क्या बोलता है, वो रिलीज करता है कुछ, एक लिक्विड रिलीज करता है, जिससे हम लोग का स्पर्म इजीली मूव हो सके। अब स्पर्म कहाँ से आता है, पहले वो हम बताते थे, देखो। तो ये हो गया टेस्टिस, और ये हो गया स्क्रोटम। ओके, याद रखना, स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ओके, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा लोअर टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, इसलिए स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम पढ़ के दिखाता है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। These are located outside the abdominal cavity in the scrotum. Scrotum में है, because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. ठीक है, ओके। और अवश्य बात हम लोग को मालूम है, टेस्टोस्टेरोन का भी रोल है इसमें, पढ़ा था, ठीक है। साथ साथ देखो वही,
In addition to regulating the formation of sperm, testosterone also brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty, यानी कि हेयर ग्रोथ होना, ये सब। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दो काम है, एक स्पर्म फॉर्मेशन करना, दूसरा हम लोग का बॉडी में जैसे हम लोग का बियर्ड ग्रोथ में या हम लोग का बॉडी हेयर ग्रोथ में, ये सब में भी इसका काम है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ अब देखो, टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रहा है, तुम अगर देखेगा तो ये देखो, ये ट्यूब देख रहा है टेस्टिस से, इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस, और इस ट्यूब से पास होता है स्पर्म। ओके, और यही ट्यूब आगे जाकर देखो यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, हाँ या ना? है? हाँ तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो पार्ट है, इस पार्ट से यूरिन और स्पर्म दोनों पास हो रहा है। कोई डाउट? ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड हाँ स्पर्म। डन? और जब स्पर्म यहाँ पे आता है तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है, देखो, हाँ, along the path of the vas deferens, glands like prostate and seminal vesicles add their secretion so that sperms are now in a fluid, यानी कि स्पर्म एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसमें स्पर्म इजीली मूव कर सकता है। They are tiny bodies that consist of mainly genetic material, a long tail that helps them to move towards the female germ cell। कैसा दिखता है, दिखा देता है कुछ इस टाइप का। तो ये हो गया मिडिल पार्ट, ये हो गया हेड जिसमें मेन जेनेटिक मटेरियल है, और ये होगा टेल जो उसको मूव करने में मदद करता है। कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो वो इजीली मूव हो सके इसलिए वो फ्लूइड रिलीज करता है। तो फ्लूइड होने से क्या, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगा, बिकॉज स्पर्म को एक तक पहुंचना पड़ेगा ना, समझ रहे ना? फीमेल बॉडी में रिलीज होने के बाद स्पर्म को एक तक पहुंचना है तो उसको स्विम करना पड़ेगा। कोई डाउट? क्लियर? है हाँ तो यहाँ देखो अलग से हम फंक्शंस लिख ही दिया है, इसमें एडिट भी किया हुआ, वो एडिट वाला पीडीएफ हमको मिल नहीं रहा है, हम जैसे भी खोज के तुम लोग को भेज देगा, तो इसको प्रिंट आउट मत करवा लेना लोग। तो टेस्टिस का हम फंक्शन पढ़ ही दिया। वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है। सर पूरा नहीं प्रिंट आउट करा है, सिर्फ वो प्लांट एरिया तक ही करा है। चलो अच्छा है, उसका बाद ही है जो चेंजेस है, प्लांट में भी थोड़ा मोड़ा है। दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन, एंड द सेम पैसेज कनेक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर एंड वास डिफरेंस, वही है, बता दिया। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, दे आर लोकेटेड अलोंग द वास डिफरेंस, और वो लेके फ्लूइड रिलीज करता है जो स्पर्म को नरिश करता है और उसका इजी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, फिर ये भी ऑलरेडी पढ़ चुका, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड एंड वाई, क्योंकि लोअर टेम्परेचर चाहिए। ओके, स्पर्म का बारे में बता दिया, जो उसका लॉन्ग टेल होता है जो उसको मूव करने में मदद करता है। एंड देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड यूरिनोजेनिटल सिस्टम, क्यों? क्योंकि इसमें यूरिन भी पास हो रहा है और सीमन यानी कि स्पर्म भी रिलीज हो रहा है सेम ट्रैक से। कोई डाउट? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूरिनोजेनिटल सिस्टम। क्लियर? ओके, ये वाला लाइन बुक में नहीं है, बस लिखा दिया, बाई चांस कहीं पूछे तो ध्यान रहेगा। डन? कोई डाउट? नहीं भैया। अब आता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका डायग्राम एग्जाम में आता है, डायग्राम बनाने भी आ सकता है, लेवल भी आता है, और फंक्शंस तो पूछता ही याद रखना, इस पार्ट से यही है, जैसे स्पर्म का फंक्शन बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बताओ, टेस्टिस का फंक्शन बताओ, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाना, ओवरी, सबका फंक्शन पूछता ही है, याद रखना। पैराग्राफ में ज्यादा लिखने नहीं देगा, फंक्शन ही पूछता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है? लेवल द पार्ट्स एंड राइट द फंक्शन, या फंक्शन दे देगा, पूछेगा ये क्या है, किसका फंक्शन है, ठीक है ना? तो डायग्राम बाद में आता है, पहले देखो क्या लिखा है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, तो ये रहा ओवरीज वाला पार्ट, तो एक सेल यहाँ फॉर्म होता है, ठीक है ना? ओके, क्लियर? एंड दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, एस्ट्रोजन जैसे, ठीक है? ओके, एंड ऑब्वियस हाँ बात है, एवरी मंथ ओवरी एक एक एग रिलीज करता है, आइदर ऑफ देम, कोई एक, दोनों में से कोई एक एक अंडा रिलीज करेगा। ओके, मान लो इधर एक अंडा रिलीज किया, तो ये एक क्या करेगा, इस फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यहाँ पे आके रुक जाएगा। जैसे हम लोग में वास्ट डिफरेंस था, इन लोग में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। जैसे बॉयज में वास्ट डिफरेंस था, गर्ल्स में क्या है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, और एक दोनों में से किसी एक से निकलता है, आइदर ऑफ देम से, कोई भी रैंडम है, ऐसा नहीं है एक बार इससे एक बार इससे, वैसा नहीं है, रैंडम एकदम, किसी से भी निकल सकता है, और वो फिर इस ओविडक्ट से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे यूटेरस में आके जमा हो जाता है, रुक जाता है, मतलब। कोई डाउट? ओके,
अब यहाँ रुकने के बाद ये वो अपना पिया का इंतजार करता है, आई मीन स्पर्म का इंतजार करता है। वो यहाँ पे बैठा है और स्पर्म का इंतजार करता है कि कब स्पर्म आएगा उसको फर्टिलाइज करेगा। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है हर महीने स्पर्म आए, तो स्पर्म तो आएगा नहीं, तो क्या करेगा ये थोड़ा दिन इंतजार करेगा, और अगर स्पर्म नहीं आया तो ये फट जाएगा, फट के ब्लड के साथ ये रिलीज हो जाएगा। तो इसी को बोलता है मेंस्ट्रुएशन। कैसे रिलीज होगा हम बताएगा, हम एक ओवरऑल आइडिया था, बस डिटेल में पड़ेगा। तो कहने का मतलब है एक रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करेगा, यूटेरस में कुछ दिन वेट करेगा, अगर स्पर्म आ गया तो वैसे बात है फर्टिलाइज होगा, नहीं आया तो वो वापस ब्लड के साथ मिक्स होकर ब्लड का फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो उसी को बोलता है मेंस्ट्रुएशन, जो एवरी मंथ होता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो क्या लिखा फिर? When a girl is born, the ovaries contain thousands of immature eggs. तो पहले से immature eggs रहता है, और जब वो प्यूबर्टी हिट करता है, मतलब 8 से 10 साल या 11 साल, मतलब जब चेंजेस आना स्टार्ट होता है, तो एक 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 मैच्योर होना स्टार्ट होता है। एंड वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी कोई एक ओवरीज एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस करता है। एंड द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब थ्रू ए थिन ओविडक्ट। वोम्ब मतलब यूटेरस पे, हाँ, यूटेरस वाला पार्ट को वोम्ब बोलता है, जहाँ पे बेबी ग्रो होता है। तो यानी कि ये अंडा ओवेरी से वोम तक कैरी होता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब, ऑलरेडी हम बता चुका है। अब देखो, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। ये रहा, ये दोनों ओविडक्ट कहाँ पे आके मिल रहा है? यूटेरस में। कोड आउट? ओके, यूटेरस में आके मिलता है। तो जो एग है वो यहाँ पे आके वेट करता है। कोड आउट? क्लियर? ठीक है। एंड द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। फिर ये यूटेरस इस सर्विक्स, पहले सर्विक्स हो गया एंट्रेंस गेट, और ये वाला पार्ट हो गया वेजाइना। क्लियर? डन? हाँ भैया। तो हम रिपीट कर देते हैं एक बार, डायग्राम लेबलिंग के हिसाब से याद रखना। ये ओवेरी, ये फैलोपियन ट्यूब, ये ध्यान में रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज, ये वाला पार्ट है यूटेरस, ये जो एंट्रेंस, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया सर्विक्स, और ये वाला हो गया वेजाइना। गुड आउट? क्लियर? हाँ। अब देखो, तो द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब मीटिंग होता है, मीटिंग होने के बाद स्पर्म रिलीज होता है। हम इसका एक वीडियो है मेरे पास, हर साल हम शेयर करते हैं, तुम लोग को शेयर कर देगा, देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है। तो प्रॉपर पता चल जाएगा कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे फर्टिलाइज होता है, ये समझने को तो वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो स्पर्म जब रिलीज होता है तो ऑब्वियस सा बात है मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है। ओके, अब जो अंडा एक होता है पर स्पर्म्स मिलियंस में रिलीज होता है। ओके, मिलियंस में होने का बहुत सारा कारण है, बिकॉज मिलियंस में 40% स्पर्म इनएक्टिविटी रहता है, और बहुत सारे स्पर्म्स यहीं पे जमा रह जाता है, मतलब अंदर जा ही नहीं पाता है। ओके, उस मिलियंस में भी जब रिलीज होता है बहुत सारे स्पर्म्स यहीं पे जमा रह जाता है, और बहुत सारे स्पर्म्स एंट्री करता है। कोई डाउट? क्लियर? समझ में आया? हाँ। अब मान लो हम एक बार एवरेज लेते हैं, मान लो 50% यहाँ रह गया और 50% एंट्री कर लिया। अब एंट्री करने के बाद भी उसके पास दो रास्ता, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि हमको पता नहीं अंडा कहाँ पे है, हाँ। क्या पता अंडा रिलीज ना हुआ हो, क्या पता अंडा यहाँ पे हो, क्या पता अंडा यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे है तो चलो यहीं पे फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर अंडा यहाँ पे नहीं है, यूटेरस में नहीं है, तो अंडा फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, और क्या पता शायद वो रिलीज भी ना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो हम मान के चल रहा है फैलोपियन ट्यूब में जस्ट रिलीज, तो स्पर्म जब यहाँ आएगा उसके पास दो रास्ता है, कोई यहाँ जाएगा कोई यहाँ जाएगा, यानी कि मैटर ऑफ चांस। अब मान लो अंडा यहाँ है और जो लोग यहाँ गया गया उसका, तो वो स्पर्म बेकार गया। कोई डाउट? समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? हाँ। तो वो मैटर ऑफ ए चांस है। मान लो जो इस तरफ गया वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, एक से मिलेगा, एक को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद यही फर्टिलाइज एक फैलोपियन ट्यूब के ट्रेवल करके यहाँ पे तो आएगा ही यूटेरस में, यानी कि एक को चाहे वो फर्टिलाइज होके आओ या बिना फर्टिलाइज होके आओ, वो आना उसका यूटेरस में ही है। कोई डाउट? अगर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया तो अच्छा बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज हो जाता है, अदरवाइज कभी कभी यूटेरस में भी होता है। ठीक है? कोई डाउट? नहीं। किसी को कोई डाउट? रजनीन, केसर, दिया, प्राची, कृष्णा, ठीक है ना? हाँ। तो देखो,
दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर्ड एग। मे लिखा है मतलब ऐसा नहीं है जो मिलेगा ही, नहीं भी मिल सकता है, क्या पता अंडा रिलीज ही ना हुआ हो, को डाउट। अगर मिल जाएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम लोग जायगोट बोलता है, इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, मतलब वो यूटेरस में आके आ जाता है और वहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट करता है, मतलब बेबी फॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ 9 महीने का टेस्ट। ओके, तो नहीं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्पर्म वाला में, हाँ। हाँ ऑब्वियस सा बात है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आया, कोई एक जो तेज भाग सकेगा वो पहले पहुंचेगा। तेज भागना मतलब क्या, जो पहुंच गया, वैसा ऐसा नहीं जो तेज भागेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कोई स्पर्म आता है ना, मान लो ऐसा 2 स्पर्म आया, मान लो 2 स्पर्म आ गया, तो वो एक डिसाइड करेगा वो किसको ले रहा है। ऐसा नहीं जो पहले पहुंच गया तो उसको ले लेगा, मान लो इसके बाद ये आ गया और इसको भी ले सकता पहले, ठीक है ना। तो सिर्फ पहुंचना ही मेन ठीक है। नहीं है, फिर वो एक डिसाइड करेगा जो कौन सा स्पर्म को वो लेगा, ठीक है ना, क्लियर। रैंडम ठीक है, है। ऐसा नहीं जो एक चूज कर रहा है, वो रैंडम है, मतलब कुछ किसी को भी ले सकता है। ऐसा नहीं है जो पहले आया उसी को लेगा, वो रैंडम है। कोई दो भी आ गया तो दोनों में से किसी को भी ले सकता है, वो एक रैंडम है, ठीक है ना। अब देखो फिर देखो, तो वही हम लोग बोल रहे हैं जे वो बेबी वो फिर यूटेरस में आ जाता है, यूटेरस में बेबी ग्रो होता है 9 महीना तक, वैसा ही है। अब देखो यूटेरस का क्या काम है, देखो यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रायो, यानी कि उस एम्ब्रायो को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो तुम देखा होगा, देखो ये वाला पार्ट, ये थिक पार्ट दिख रहा है जो रेड कलर का बना हुआ है, हम ब्लैक से बना रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है। तो ये पार्ट बेबी को हाँ नरिशमेंट सर। प्रोवाइड करता है, ये पार्ट बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हर महीना अपने आप को प्रिपेयर करता है, ये हर महीना ठीक होता है ताकि अंडा फर्टिलाइज होकर आएगा, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हर महीना तो ऑब्वियस बात है फर्टिलाइज एग नहीं आता है, तो फिलहाल वही केस पड़ा है जिसमें फर्टिलाइज एग आ गया। अगर फर्टिलाइज एग आ जाता है तो यूटेरस क्या करता है, देखो हाँ, so the lining thickness is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। साथ साथ देखो, the embryo also gets nutrition from the mother's blood, कैसे, with the help of special tissue called placenta। तुम देखा होगा वो, इसको क्या बोलता है, नाम भूल गया, जो नाभि से कनेक्टेड होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका नाम भूल गया हम, नाभि से जो ट्यूब कनेक्टेड होता है, डॉक्टर कार्ड कॉर्ड, फॉर्मल में तुम कॉर्ड बोल सकता है, तो इसको एग्जैक्टली नाम याद नहीं है हमको। तो ये प्लेसेंटा से ही कनेक्टेड है, देयर इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूटेरिन वाल, तो यूटेरिन वाल से वो ट्यूब आके बेबी का एम्ब्रायो तक कनेक्टेड है। ओके, तो ब्लड के थ्रू, मदर्स का ब्लड के थ्रू बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि मम्मी जो भी खा रहा है उसमें से वो सारा उसमें से एनर्जी बेबी को भी पहुंचता है, इसलिए मम्मी को भी हेल्दी हेल्दी खिलाना चाहिए, कोई डाउट। तो ऑब्वियस बात है, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो। ऑब्वियस बात है, अगर एम्ब्रायो एनर्जी ले रहा है तो एम्ब्रायो वेस्ट भी जनरेट करेगा, तो सेम प्रोसेस उस प्लेसेंटा के थ्रू ही, मदर्स ब्लड के थ्रू ही वो वेस्ट भी रिलीज करेगा, ठीक है। एंड ये डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ रहता है, एंड द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस, यानी कि ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ से बेबी रिलीज होता है, ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का वजह से फिर फाइनली बेबी रिलीज होता है, कोई डाउट, क्लियर, समझ गया क्या बोला हम, हाँ। किसी को कोई हाँ डाउट, भैया। पक्का। फाइनली देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो देखो, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, 1 से 1.5 दिन रहेगा, एंड सिंस ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, तो यूटेरस भी अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करता है, यानी दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। देखो हम बताता है डायग्राम से, ये ठीक हो जाता है, और अंडा अगर आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तो ये और ठीक होते रहेगा, ये और ठीक होते रहेगा, और बाद में एक दूसरे से टकरा के फट जाएगा। मानो जो अंडा है अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज नहीं वो अंडा है, तो ये ठीक होते जाएगा, और ये अंडा को एकदम क्या बोलता है दबा देगा, और अंडा भी फूट जाएगा और ये भी फट जाएगा, और फाइनली ब्लड का फॉर्म में पूरा रिलीज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये जो यूटेरस लाइनिंग बना था वो ब्लड का फॉर्म में निकल जाएगा, एंड फिर वापिस से ये यूटेरस लाइनिंग फॉर्म होना स्टार्ट होगा, यानी कि एवरी मंथ ये यूटेरस लाइनिंग फॉर्म होता है, और ये ठीक होता है, अंडा को कुचल देता है और ब्लड का फॉर्म में निकल जाता है।
बट अगर फर्टिलाइज्ड एग आ गया तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। गुड आउट। तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे यूटरस लाइनिंग ठीक होने के बाद अंडा को चिप मैंने वही बोलती तीनों साइड से चिपक गया, अंडा भी फूट गया, वो भी टूट के ब्लड का फॉर्म में नीचे गिर गया, ब्लड का फॉर्म में रिलीज हो गया। तो वही लिखा है, देखो मेरा थोड़ा लैंग्वेज अच्छा नहीं रहा होगा, वो थोड़ा ध्यान मत देना। तो सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation, and it usually lasts about 2 to 8 days. On an average 1 week मान के चलो, तो 4 days तो ऑलमोस्ट रहता ही है, फिर 7 days तक ठीक हो जाता है। ओके, तो इसका अपना एक साइड इफेक्ट है। गुड आउट। ओके, ओ, तो यही था रिप्रोडक्शन के बारे में। गुड आउट। आगे बढ़े हम, ठीक है। हाँ अब आता है हाँ भैया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये बेसिक सिंपल लॉजिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाला है। जब हम लोग देखा, चलो हम लोग का बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है और जनरल बॉडी ग्रोथ भी हो रहा है, तो सिंस हम लोग का बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंटरकोर्स के लिए तैयार है, या हम लोग बेबी के लिए तैयार है, या बच्चा को पालने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेगा कि हम लोग का बॉडी या हम लोग का माइंड रेडी है या नहीं इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। तो देखो बहुत केसेस में क्या होता है, देर आर मेनी काइंड ऑफ प्रेशर, जैसे कि फ्रेंड्स से प्रेशर आता है, या फिर पेरेंट्स से प्रेशर आता है, या दादा दादी से प्रेशर आता है, जो शादी हो गया बच्चा कर लो, तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है। तो बहुत केसेस में प्रेशर का फॉर्म में भी बच्चा होता है। कहने का मतलब वो है, सो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। बोलता ना सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 बच्चा, 2 से ज़्यादा मत करना, तो इस टाइप का केसेस, तो बहुत सारा केसेस होता है जहाँ पे प्रेशर का वजह से होता है। कहने का मतलब ये है। तो उसका अपना एक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स का कैसे डिजीज भी ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Okay, since the sexual act is a very intimate connecting of bodies, so it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. This include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, and viral infections such as warts and HIV/AIDS. अलग से याद रखना, ये ध्यान रखना, गोनोरिया और साइफिल्स क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वार्ट्स एंड HIV क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। एग्जाम में डायरेक्टली नाम से पूछेगा जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है या वायरल इन्फेक्शन क्या है, MCQ में पूछता है। तो क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज? तो ऑब्वियस बात है, यस। यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो यानी कि पेनिस का आउटर लेयरिंग में कॉन्डम पहन लिया जाए तो स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा, तो डिजीज भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये स्पर्म क्या करेगा, सॉरी ये कॉन्डम क्या करेगा, इट एक्ट एज ए ब्लॉकेज बिटवीन वेजाइना एंड स्पर्म। गुड आउट, ठीक है। गुड आउट, आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। ऑब्वियस बात है, इससे प्रेगनेंसी भी हो सकता है, एंड प्रेगनेंसी ऑल्सो डिमांड्स मेजर चेंजेस इन द बॉडी। तो ऑब्वियस बात है, एक वीमेन के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तो उसका हेल्थ भी उससे अफेक्ट हो सकता है। सो देयर आर मेनी वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसीज। सॉरी। तो पहला देखो, वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग, यानी कि कॉन्डम। तो यानी कि वियरिंग अ कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग्स इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो या फिर पेनिस में कॉन्डम पहन लो, या सिमिलर टाइप का चीज वेजाइना में पहन लो, तो स्पर्म को रोका जा सकता है। यानी कि कवरिंग पहनने से क्या होगा, स्पर्म इस कवरिंग में रह जाएगा, एग्स तक नहीं पहुंचेगा, एकदम सिंपल। सेकेंड, another category is by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। यानी कि आई पिल्स, तुम लोग देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आई पिल्स का, यानी कि बाहर से एक टैबलेट ले लेना जो हम एग्स को रिलीज होने से ही रोक देगा। गुड आउट। तो अगर एग्स रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़े। और सिंस ये बाहर से लिया गया तो ये हम लोग का बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाएगा, जिसका अपना एक अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है बॉडी में। ओके, क्लियर, दो कॉज। हाँ थर्ड कॉज बोले, सॉरी, थर्ड मेथड देखो, such as the loop or copper T are placed in uterus to prevent pregnancy।
तो मान लो किसी को लाइफ टाइम में अगर बच्चा नहीं करना तो उनके लिए ये है। यहाँ पे हम बताता है डायग्राम में देखना। तो कॉपर टी कुछ टी शेप का दिखता है, ऐसा टी शेप का दिखता है। तो कॉपर टी को ऑब्वियस सब आता है हॉस्पिटल में डॉक्टर थ्रू सर्जरी या जैसे भी हो डॉक्टर करेगा, नॉट सर्जरी मतलब डॉक्टर प्लेस करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से इस कॉपर टी को प्लेस कर दिया जाएगा ताकि जब भी स्पर्म आए तो इसको कौन रोक रहा है, ये कॉपर टी। मतलब स्पर्म आके यहाँ रुक जाएगा, वो एग्स तक पहुंचेगा ही नहीं। कोई डाउट, समझ गया। नहीं। तब इसका एक साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो इस एरिया में इचिंग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है इनिशियली स्टार्टिंग नया नया का समय, बिकॉज ऑब्वियसली ये उसी शेप का है। तो क्या हो सकता है, थोड़ा गड़ सकता है या जो भी इचिंग मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, पर ओवर द टाइम हैबिट बन जाता है। पर इनिशियली थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, बस ये एक साइड इफेक्ट है इसका। क्लियर, समझ गया ना कॉपर टी क्या है। ओके आगे बढ़े, आगे हाँ बढ़े। फोर्थ मेथड है सर्जरी, ब्लॉकिंग ऑफ या तो फेलोपियन ट्यूब या फिर वास्ट डिफरेंस। तुम इसी को ब्लॉक कर दो, काट के सील दो, तो स्पर्म उस तक पहुंचेगा ही नहीं। या फिर ओविडक्ट, इसको काट के सर्जरी से ब्लॉक कर दो, तो अंडा रिलीज होकर इधर आएगा ही नहीं। तो हो गया फोर्थ मेथड सर्जरी। तो नीचे वही लिखा है, कहाँ गया, again they can side effect due to irritation of the uterus, तो बोली दिया। now if the vast difference in the male is blocked तो sperm transfer will be prevented, और अगर fallopian tube को ब्लॉक कर दिया तो egg will not be able to reach the uterus, तो in both case fertilization होगा ही नहीं। that means surgical methods can be used to create such blocks। कोई डाउट। while surgical methods are safe but it itself can cause infection अगर अच्छे से सर्जरी नहीं किया गया। कोई डाउट। तो सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कहने का मतलब है अबॉर्शन, अबॉर्शन करवाने के लिए। सो दिस मे बी मिसयूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड, जो कि इंडिया में पर्टिकुलर गांव-गांव साइड में ज़्यादा होता है। जे मान लो स्पेशली हरियाणा। लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो अबॉर्ट करवा दो, लड़का है तो ठीक है, समझ गया ना। तो इसको बोलता है हाँ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, यानी तुम पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड को ही अबॉर्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिट किया हुआ है, यानी कि किसी भी पेरेंट्स को ये जानना अलाउड नहीं है चाहे लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है। कोई डाउट, क्लियर। हाँ भैया। हाँ सर। तो फॉर ए हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। तो 2011 का हिसाब से आई थिंक 1000 लड़का में 930 या 950 लड़की है, बट अभी का हिसाब से आई थिंक बढ़ गया, अब 1000 क्रॉस कर चुका है, 1040 या 20 पता नहीं कितना है, पर भी क्रॉस हो चुका है। 1000 लड़का में ज़्यादा लड़की हो गया, ठीक है ना। फिर भी बहुत लोग सलमान खान बन जाते हैं। सबका पर्सनल चॉइस है कि तुमको सलमान खान बनना है या रेखा बनना है, लड़की में भी ऑप्शन है, एग्जाम्पल है। कोई डाउट, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, मतलब कितना जन्म हो रहा है और कितना मर रहा है, वो सब प्लस माइनस करके ही टोटल पॉपुलेशन पता चलेगा। कोई डाउट। अब पुराना जमाना में उतना पॉपुलेशन होता नहीं था, दो इतना बच्चा होता रहा फिर भी पॉपुलेशन तेजी से ग्रो नहीं होता था। क्यों, पुराना जमाना में हेल्थ फैसिलिटीज उतना था नहीं, तो छोटा से छोटा बीमारी में भी बच्चा या कोई मर जाता रहा। फिर बहुत लड़ाई होता रहा राजाओं का बीच में, तो उसमें भी बहुत सेना लोग मर जाता रहा। तो उस चक्कर में क्या होता रहा, पॉपुलेशन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था। पर आज का मॉडर्न जमाना में लड़ाई कम हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा वार नहीं हो रहा है, बट कम हो रहा है पहले के मुकाबले। दूसरा बात, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गया है, तो यानी कि हर चीज़ का इलाज है आज का ज़माना में, तो यानी कि छोटा छोटा बीमारी से लोग नहीं मर रहा है, और आज के ज़माने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। ओके, गुड आउट। जिस वजह से डेथ रेट काफ़ी कम गया है और बर्थ रेट काफ़ी बढ़ गया है। गुड आउट। नहीं। बस खत्म। एक एक्स्ट्रा चीज़ हम बताते हैं जो मेरे नोट्स में हम लिखा है, एग्जाम में पूछता है केस स्टडीज में। फंक्शंस अच्छे से पढ़ना रे, दो दो फंक्शंस लिखने देगा तो इसी पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे सर्विक्स का दो फंक्शन है, तो पहला ये, दूसरा ये। इस बार एग्जाम में वही दिया था, तो हर्ष एक एक लिख के आया तो हाफ 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 मार्क्स दिया।
साफ साफ बोला था 2-2 फंक्शन लिखो, एक फंक्शन में हाफ मार्क दिया था। ये बता ही दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। प्लेसेंटा के बारे में आता है, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा देखना अच्छे से, बता दिया हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेशन लिखा दिया। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी, इसका क्या फायदा होता है? देखो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल्स विल गिव राइज टू हेल्दी न्यू जनरेशन। मतलब अगर लड़का लड़की का मर्जी से बच्चा हो ना, तो नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी हेल्दी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम होता है, हेल्दी मदर्स मतलब हैप्पी हाउस होल्ड्स, एंड हेल्दी इंडिविजुअल मीन्स मोर प्रोडक्टिव एंड प्रोस्परस फैमिलीज। मतलब अगर कम बच्चा होगा तो फैमिली ज़्यादा प्रोस्परस रहेगा। कोई डाउट? मेथड हम बता ही नहीं। दिया। अब हमको ये बताओ, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता हूँ, इसमें ऑब्वियसली लिखा नहीं है पर ये लॉजिक का बात है, कौन सा मेथड है इसमें जो मेल यूज कर सकता है और कौन सा मेथड है जो सिर्फ फीमेल यूज कर सकता है? मतलब ओनली मेल ओनली फीमेल, बताओ। ओनली फीमेल का मेथड कौन सा है? कॉपर टी वाला। कॉपर टीएन यूटेरिन डिवाइस। कोई डाउट? और नंबर 1 एंड नंबर 4 ये तो बोथ मेल एंड फीमेल है। कोई डाउट? क्लियर? तो ध्यान देना एग्जाम में कैसे पूछ रहा है, मेल का पूछ रहा है या फीमेल का पूछ रहा है या बोथ, या जनरल पूछ रहा है तो चारों ही लिखना। डन? क्लियर? अब तो एडवर्स हाँ भैया। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्शन ऑन वुमेन्स लाइफ। सिंस प्रेगनेंसी मेक्स मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन, सो हर हेल्थ सफर्स। तो जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगा तो वुमेन इज इन बेटर स्टेट ऑफ हेल्थ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ एंड हर फैमिली। तो स्पेसिंग चिल्ड्रन विल रिजल्ट इन हेल्थियर एंड हैप्पियर फैमिली। मतलब दो बच्चे का बीच में कम से कम 4 इयर्स का गैप रख लो, हम एवरेज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं जो एक बच्चा हुआ फिर दूसरा साल और एक बच्चा, तीसरा साल और एक बच्चा, वैसे विमेन का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा। तो दो बच्चा के बीच में अच्छा खासा गैप देना जरूरी है। उससे क्या होगा, फैमिली विल बी मोर इकोनॉमिकल, तो वो अपना बच्चा को हेल्दी लाइफ दे पाएगा। कोई डाउट? ये तो मैं ऐसे ही लिखा दिया था। यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज नॉट मेंट फॉर फीमेल्स, सिमिलरली आई पिल्स भी। What is contraception? The prevention of pregnancy in women is called contraception. What are the advantage? पहला, it helps in maintaining health of the women. Okay, because इसका काफ़ी कम एडवर्स इफेक्ट्स होता है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट हो जाएगा तो वुमेन का हेल्थ में सफ़र हो सकता है अगर बार बार प्रेग्नेंट हो तो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, एंड इट हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल, यानी कि छोटा फैमिली हेल्दी फैमिली। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो बस यही था रिप्रोडक्शन। अब बताओ कोई डाउट किसी को किसी भी पार्ट में? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? हम्म, कहीं पे भी डाउट है किसी को किसी भी पोर्शन में? नहीं सर। तो ओवरऑल क्वेश्चंस अगर तुम लोग दिखाई देखो क्या क्या आया हुआ है, इसका भी एक बनाया हुआ है मेरे पास पूरा। सर आज मतलब आप रात को तो क्लास कराओगे ना? हाँ, सर मतलब मेरा एग्जाम खत्म नहीं हो पर मैं रात को फिर भी कर रहा हूँ, आज का प्रैक्टिस कर लो। क्या बोल रहे हैं? सर मेरा एग्जाम तो खत्म नहीं हुआ है, फिर भी हम आज रात को करेगा। तो एग्जाम के बाद ज्वाइन हो जाना तुम, लीव कर ले। पीडीएफ मिल नहीं रहा बाद में दिखा देगा। हाँ ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो बस खत्म, लीव कर सकता है। देख लो बताओ, कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकता है। हो ही गया। अगला क्या स्टार्ट करेगा चैप्टर 4, साइंस में? कार्बन। ये सर कौन आया था? कार्बन या फिर वो? हाँ, कार्बन कार्बन कौन सा? कार्बन कार्बन। तो, ये कौन आया था? सर एन के नाम का जो था ना, क्या? सर पाकिस्तान का फ्लैग लगा रखा था जो। कोई आया था ना ग्रुप में? ये हाँ तो वो है। कुशल ही था, कुशल कुशल। ये अपना खुशल था, वो पाकिस्तान मैंने वाला। ही था। ऐसे मत करो रे।